हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एलयूवी स्पेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एलयूवी स्पेस पढ़ने से पहले हम ये थ्योरम देखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट है थ्योरम का, लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एंड लेट T1 and T2 be linear transformation from U to V. The function T1 plus T2 defined by T1 plus T2 of U is equal to T1 of U plus T2 of U for all U belongs to capital U is a linear transformation from U to V. If alpha is any scalar, the function alpha T1 defined by alpha T1 of U is equal to alpha T1 of U for all U belongs to U is a linear transformation from U to V. Then LU comma V is a vector space together with the addition and scalar multiplication defined above. ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। आपको प्रूफ करना है कि अगर इस टाइप के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कोई सेट बनता है तो ये इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है, तो ये आपका वेक्टर स्पेस होगा। ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस थ्योरम में क्या कहा जा रहा है कि सपोज आपके पास में कोई सेट है वेक्टर स्पेस का, और उसके अंदर जितनी भी T1, T2, T3 इस टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप इन मैपिंग्स का, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वही लीनियर मैपिंग है, मतलब दोनों के लिए एक ही नाम यूज़ किया जा रहा है। आप आइदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोले या फिर लीनियर मैपिंग्स बोले। तो जितनी भी T1, T2, T3 टाइप्स की मैपिंग है, अगर आप उनको ऐड करोगे तो वो इस तरीके से डिफाइन होगी, और अगर स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस तरीके से डिफाइन होगी। तो यहाँ थ्योरम में बोला जा रहा है कि इस टाइप के जितने भी मैपिंग्स है, T1, T2, T3, Tn मैपिंग्स भी अगर आप उन सारी मैपिंग्स को कलेक्ट करेंगे और उनका एक सेट फॉर्म करेंगे, तो वो जो सेट है वो होगा आपका LUV स्पेस। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इसको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो सपोज ये हमारे पास में कोई सेट बन रहा है, ये इसके अंदर कुछ मैपिंग्स हैं। ये सपोज T1 मैपिंग है, ये T2 अप टू Tn मैपिंग है। अब T1 जो है वो ऑलरेडी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, Tn भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसीलिए हमने ये थ्योरम पढ़ने से पहले पढ़ा कि अगर दो मैपिंग है उनका सम करें या स्केलर मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्टेंट क्या होगा। तो हमने देखा कि दो मैपिंग को अगर आप ऐड कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट मैपिंग मिलती है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और जब आप किसी मैपिंग में स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो जो उसकी रिजल्टेंट मैपिंग होती है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इनमें से अगर आप कोई दो मैपिंग लोगे, T1 एंड प्लस T2 करेंगे तो ये भी इसी में मिलेगा। अगर हम अल्फा इसमें कोई स्केलर मल्टीप्लाई करें तो भी इसमें मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका पूरा सेट है, ये वेक्टर स्पेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ये सेट के लिए होल्ड होगी। तो ये जो पूरा सेट है, इस सेट को हम बोलते हैं LUV। यहाँ पे एक्चुअली ये है कि वो सारा सेट जिसकी मैपिंग जो है वो U to V है। तो ये सारा सेट में जितने मैपिंग्स आ रही हैं जो U to V है उसको हम बोल रहे हैं LUV स्पेस। और अलग जगह पे इसको हम ऐसे भी बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ U to V, ऐसे भी इसको डिफाइन किया जाता है। तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरीके से नाम गिवन है। तो हम एट प्रेजेंट हमारे जो कोर्स में है वो LUV स्पेस है। अब जब फ्यूचर में MSc वगैरह में पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा होम UV। तो होम UV और LUV स्पेस कुछ नहीं है, वो सेट है जिसमें सारी मैपिंग, वो एक ऐसा सेट है जिसमें सारी जो मैपिंग्स है उनका कलेक्शन बना के एक सेट बनाया जा रहा है। और वो मैपिंग इस तरीके से डिफाइन होगी कि दो को ऐड करेंगे तो इस तरीके से डिफाइन होगी, स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से। तो ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगी। ये करती है या नहीं करते हैं वो आपको चेक करना है, बट ये 100% वेक्टर स्पेस है। तो इसी को हम बोलते हैं LUV स्पेस। अब नोट याद रखना है, ये MCQ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास LUV स्पेस है तो उसका डायमेंशन कितना होगा। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन होगा डायमेंशन ऑफ U इंटू डायमेंशन ऑफ V। तो इनका जो भी डायमेंशन होगा U एंड V के डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट डायमेंशन आएगा वो होगा डायमेंशन ऑफ LUV स्पेस। तो ये थ्योरम वेक्टर स्पेस है या नहीं है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये LUV स्पेस, ये आपको प्रूफ करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज T is a mapping from V3 to V2 and S is a mapping from V3 to V2 be two linear map defined by, तो दो मैपिंग है हमारे पास T and S। T इस तरीके से डिफाइंड है कि T जो है उसके डोमेन में 3 टपल्स में एलिमेंट है और को डोमेन में 2 टपल्स में है। सो T ऑफ x1, x2, x3 इज इक्वल टू मैप हो रहा है x1 माइनस x2 एंड x2 प्लस x3 एंड s जो है वो s ऑफ x1, x2 प्लस x3 इज मैप हो रहा है 2x1, x2 माइनस x3। तो हमें s प्लस t एंड अल्फा s जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैपिंग लिख लेते हैं। t जो है वो मैपिंग है v3 टू v2 एंड s जो है वो मैपिंग है v3 टू v2। t जो डिफाइन है t ऑफ x1, x2, x3 इज इक्वल टू है x1 माइनस x2 और x2 प्लस x3 और s ऑफ x1, x2 एंड x3 इज इक्वल टू है 2x1, x2 माइनस x3। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है s प्लस टी। तो ये वही हो गया, दो मैपिंग है, इनका आपको एडिशन करना है, सम करना है और स्केलर मल्टीप्लाई करना है। तो ये किस तरीके से डिफाइन होता है, s प्लस टी ऑफ u इज इक्वल टू, नॉर्मली ऐसे होता है s ऑफ u प्लस टी ऑफ u। सो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि सपोज हमारा जो u है, यहाँ पे कैसे है, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 टपल्स में है। तो हम सपोज करें कि जो u है वो है x1, x2, x3। तो हमें ये लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो u जो है इसकी जगह पे हमने लिखा है x1, x2, x3। तो s प्लस t इसकी जगह पे हम लिख दे x1, x2, x3 जो होता है s ऑफ x1, x2, x3 प्लस t ऑफ x1, x2, x3। तो ये हमने ऑलरेडी थ्योरम प्रूफ किया हुआ है, तो हमें इसके लिए कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं कि हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये इस तरीके से होगा कि s ऑफ x1, x2, x3 मैप हो रहा है इस पे। सो ये हो गया 2x1, x2 माइनस x3 प्लस x1 माइनस x2 एंड x2 प्लस x3। अभी ये तो नॉर्मल कि कोऑर्डिनेट को हम कैसे ऐड करते हैं वैसा बन गया, कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से एडिशन कैसे होता है, कोऑर्डिनेट लाइक कोऑर्डिनेट को हम ऐड करते हैं। तो 2x1 प्लस x1 माइनस x2 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट में सेकेंड कोऑर्डिनेट को ऐड किया x2 माइनस x3 प्लस x2 प्लस x3। तो ये हो गया 3x1 माइनस x2 एंड x2 2 टाइम x3 और x3 कैंसिल हो गया। तो ये हमें मिल गया है s प्लस टी x1, x2, x3। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है अल्फा s। तो अल्फा s ऑफ x1, x2, x3। अब अल्फा तो आउटसाइड, ये डिफाइन कैसे है, अल्फा इंटू s ऑफ x1, x2, x3। अगेन अल्फा आउटसाइड और ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, s ऑफ x1, x2, x3 होता है 2x1, x2 माइनस x3। अल्फा स्केलर है और ये नंबर्स भी स्केलर है, तो हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं अल्फा इंटू 2x1, अल्फा इंटू x2 माइनस x3। अगेन हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2 अल्फा x1, अल्फा x2 माइनस अल्फा x3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने जो थ्योरम प्रूफ किया था उसका बेस पे एक क्वेश्चन किया है कि हम जो थ्योरम में बोल रहे हैं हम उसको सिंप्लीफाई करके कैसे शो करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, let T be a mapping from V3 to V3 and S be a mapping from V3 to V3 be two linear map defined by T of x1, x2, x3 is equal to 2x1 minus 3x2, 4x1 plus 6x2, x3
एस ऑफ E1 जो है वो गिवन है E2 माइनस E3, एस ऑफ E2 गिवन है E1, एस ऑफ E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, और हमें कैलकुलेट करना है S प्लस T, 3S माइनस 2T एंड अल्फा S। अभी यहाँ पे T और S मैपिंग गिवन है, तो T इज अ मैपिंग फ्रॉम V3 टू V3 एंड S इज अ मैपिंग फ्रॉम V3 टू V3, ये भी ठीक है। टी ऑफ एक्स डिफाइन भी है कि टी मैपिंग जो है वो किस तरीके से मैप हो रही है, बट यहाँ पे जो डिफरेंट थिंग है वो ये है कि आपको एस मैपिंग किस तरीके से मैप हो रही है वो गिवन नहीं है। मतलब हमें ये ढूंढना पड़ेगा ये सॉल्व करने से पहले। अगर एक बार आपको ये पता चल जाए कि एस ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कहाँ मैप हो रही है, तो ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। तो हमें जब ऐसे क्वेश्चन गिवन होते हैं कि आपको एस ऑफ E1, एस ऑफ E2, एस ऑफ E3 दिया है, ना कि एस ऑफ x1 कॉमा x2 x3 दिया है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज हम बोलते हैं कि हमारे पास एक कोई x है जिसकी वैल्यू हम रख रहे हैं x है, सपोज x1 कॉमा x2 कॉमा x3, ये V3 का एलिमेंट है। तो x1 कॉमा x2 कॉमा x3 ये कोऑर्डिनेट में लिखा है, बट हमें मालूम है कि इसी थिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 E1, x2 E2 प्लस x3 E3। ये ऐसे लिखे का रीज़न क्या है कि आप जो x1 कोऑर्डिनेट में लिख रहे हो और ये हमने एक इक्वेशन टाइप में लिखा है, ये E1 E2 E2 E3 क्या है, E1 जो है 3 टपल में है, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट है 1 0 0, E2 होता है 0 1 0 और E3 जो होता है वो है 0 0 1। अगर अब हम इसको देखें x1 E1, x2 E2 प्लस x3 E3, हम इसको साइड में कैलकुलेट करके देखते हैं। तो x1 1 0 0 प्लस x2 0 1 0 प्लस x3 0 0 1। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो x1 प्लस ज़ीरो x1 इंटू ज़ीरो, x2 इंटू 1, x3 इंटू ज़ीरो, x2, x1 इंटू ज़ीरो, x2 इंटू ज़ीरो, x3 इंटू 1, x3। इसका मतलब कोऑर्डिनेट में जो लिखा है हम इसको स्टैंडर्ड बेसिस के मल्टीपल में लिख सकते हैं। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा 1 में कि किसी भी एलिमेंट को आप बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो x1 x2 x3 को हम x1 ये E1 E2 E3 जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस है V3 के लिए, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। यहाँ से ये हमने लिख दिया। अब हमें चाहिए ढूंढना है हमें एस ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3। सो दिस इज इक्वल टू एस ऑफ x1 E1, x2 E2 प्लस x3 E3। यहाँ से हम इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि x1 एस ऑफ x1 E1 प्लस एस ऑफ x2 E2 प्लस एस ऑफ x3 E3। ये हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि s कैसा है, s लीनियर है। अगर s लीनियर है तो इसके एलिमेंट्स को हम एस ऑफ x1 x2 इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगेन एस ऑफ x1 E1 है तो x हमारा वेक्टर है, लेकिन ये x1 x2 x3 क्या है, ये स्केलर्स हैं। और यहाँ पे E1 जो है वो एक वेक्टर हो रहा है, इट सेल्फ वेक्टर। सी हमें याद रखना है कि कब x वेक्टर है और कब E1 E2 कब वेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे ये x जो है ये एक पूरा वेक्टर है, क्योंकि x जो है वो 3 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट का सेट बन रहा है, तो ये पूरा का पूरा वेक्टर हो गया। और यहाँ पे E1 भी है, लेकिन ये x1 x2 और x3 ये क्या है, ये स्केलर्स हैं। अभी इसकी जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 3 5। तो ये पूरा अगर x है तो ये तो एक वेक्टर है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि x आउटसाइड लिख दिया, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकती s ऑफ E1, ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसी की जगह में 2s ऑफ E1 तो लिख सकते हैं हम, तो इसीलिए हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं x1 s ऑफ E1 प्लस x2 s ऑफ E2 प्लस x3 s ऑफ E3। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो इस केस में x1 x2 x3 जो है वो स्केलर है, E1 E2 E3 जो है वो वेक्टर है, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट है और स्टैंडर्ड बेसिस के जो एलिमेंट होते हैं, बेसिस के जो एलिमेंट होते हैं वो वेक्टर होते हैं। तो x1 एज इट इज़, एस ऑफ E1 हमारे पास गिवन है E2 माइनस E3, और x2 एस ऑफ E2 गिवन है E1, और एस ऑफ E3 गिवन है
E1 प्लस E2 प्लस E3। तो ये हो गया x1। तो मैं E1 के सारे कोएफिशिएंट अलग से कलेक्ट कर लेती हूँ, E2 के अलग से। तो एक बार लिख लेते हैं, x1 E3, x2 E1, x3 E1, x3 E2 प्लस x3 E3। अब E1 के कोएफिशिएंट अलग से कलेक्ट कर रहे हैं, E1 ये E1 का है और ये भी E1 का है, x2 प्लस x3 प्लस E2 का एक और ये 2, तो x1 प्लस x3 प्लस E3 के लिए 1 और ये 2 है, तो x3 माइनस x1। अगेन x1 E1 x2 E2 x3 E3 को अगर इस तरीके से लिख सकते हैं तो ये भी तो वैसा ही हो गया, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये सब E1 E2 E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो इनको भी हम कोऑर्डिनेट वाइज लिख सकते हैं। तो ये हो गया x2 प्लस x3 कॉमा x1 प्लस x3 कॉमा x3 माइनस x1। दिस इज s ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा s3। तो अभी t भी मिल गया है, s भी मिल गया है, तो बाकी के ये तीन जो कैलकुलेशन है जैसे हमने लास्ट एग्जांपल किया उसके जैसे आप करके अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने s कैलकुलेट करके बता दिया, बाकी ये जो तीन कैलकुलेशन है ये आपको खुद से करने हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम एक और एग्जांपल करेंगे और उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ लीनियर मैप पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।